स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और बुक है हमारी एसएसटी, जिसमें एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र की समझ या अर्थव्यवस्था की समझ। उसमें पहला चैप्टर है विकास, और आज हम विकास चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे बेहतरीन तरीके में। तो आ जाइए, देर किस बात की है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समानता, पहला प्रश्न है, समानता किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, औसत साक्षरता स्तर। तीसरा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। और चौथा, उपयुक्त सभी। थोड़े से मुंह में छाले आ गए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। आई होप कि आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं। कभी कभी आपके दिल में बहुत आता है, जज्बा आ जाता है कि नहीं, आप तो ये करके ही रहना है। जैसे मेरे मन में ये था कि आज ये वीडियो बना के रहनी है, बट मेरे मुंह में दो छाले आ पड़े हैं तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप कि आप मुझे मतलब कि समझ पाएंगे। तो हमें पता है कि प्रति व्यक्ति आय से अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, साक्षरता भी होनी चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी ही इस उत्तर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से, अरे यार आंसर दिखा दिया, गलती कर दी। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा आंसर है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आंसर श्रीलंका है, बट क्योंकि अभी अपन ने देखे थे कि श्रीलंका में क्राइसिस आ गए थे, अकाल पड़ गया तो अब अगर 2023 में बात करें तो श्रीलंका की ऐसी कुछ स्थिति अच्छी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो ये एक औसत है जिसका औसत दिया गया है। वैसे औसत कैसे हम निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना कि जितने भी चीज़ें हैं उनको जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे 4 हैं तो इन चारों को जोड़ दो और फिर क्या कर दो कि औसत आ जाएगा। तो हाँ, ऐसा होता है। बट यहाँ पे औसत पहले से दिया गया है कि मतलब कि 5,000 रुपये है। तो 5,000 कब आएंगे? जब ये टोटल कितना होगा? 20,000 होगा। और इधर कितना होगा? 4 परिवार हैं तो इधर 4,000। तो 4 पंचे 20। तो 4,000 और 7,000 11,000 और 3,000 14,000। अब बचे 6,000 की कमी, तो ये 6,000 रुपये हो जाएगा। इससे अपन का औसत निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही दिल को सुकून देने वाला और आंसर है ये। क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो सीमाएं क्या हैं? मतलब इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को वो एक दो वर्ड मिस कर दिए। आंसर है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की आय को प्रमुख मानदंड मानता है। यानी कि आप जैसे एक मोहल्ले में रहते हो तो आप अगर किसी की हैसियत बतानी चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि उसको बंटवारा कैसे हो, तो आप केवल आय को देखेंगे, पैसा जिसके पास है उस तरीके से बांटे। तो विश्व बैंक का बैंक है, बैंक क्या देखता है, ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे वरना यूएनडीपी और विश्व बैंक में आपका वो हो जाएगा। तो बैंक ये देखता है कि पैसा भैया किसके पास है ज़्यादा। तो विश्व बैंक क्या कहता है, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें अधिक विकसित समझा जाता है और कम आय के देशों को कम विकसित। ऐसा माना जाता है कि अधिक आय का अर्थ है इंसान की ज़रूरतों की सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जो भी लोगों को पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी चीज़ों को अधिक आय के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मानदंड माना जाता है विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 में देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया था। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,000 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, समृद्ध देश हैं, और वे जिनकी प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय देश कहा गया। भारत निम्न आय देश के वर्ग में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल $620 प्रति वर्ष थी। तो अब इसमें कमियां हैं तो बिल्कुल हैं।
इसमें ना तुम ये देख रहे हो कोई स्वस्थ है, कोई कि पढ़ा लिखा कितना है, समझदार कितना है, भेदभाव भेदभाव कुछ नहीं देख रहे हैं भैया। पैसा जिसके पास है वही बस देख रहे हैं। तो सीमाएं हैं, बिल्कुल हैं। कौन सी सीमाएं हैं, आओ बात कर लेते हैं। सीमाएं क्या है? विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को अच्छा मापदंड नहीं माना जा सकता, या कह सकते हैं एकमात्र मानदंड मान लेना जरूरी नहीं हो। विश्व बैंक यानी कि विश्व दुनिया की बैंक ऐसा मान के चलो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न है, यानी अलग अलग है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का भी पता नहीं चलता। इसलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। मतलब राष्ट्रीय आय अच्छा मापदंड नहीं है। इस सीमा बतानी थी तो सीमा बता, अच्छा ही पूछते तो अच्छा ही बता देते। जो सवाल पूछ रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग अपन को अपने आंसर को करना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व कहते हुए विश्व ही आ रहा है, विकास लिखा है। और विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो अपन ने ऊपर देखा, विश्व बैंक तो भैया ये मानता है जिसके पास पैसा ज़्यादा वो महान, वो विकसित, जिसके पास पैसा कम वो कम विकसित। लेकिन यूएनडीपी यानी कि यू मतलब यूनाइटेड नेशंस, एनसी नेशंस, डी मीन्स डेवलपमेंट, पी मीन्स प्रोग्राम, इस किस तरह से अलग है? तो आइए बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है, जैसे ऊपर देखा। इस मापदंड की बहुत सी सीमा है जो अपन ऊपर देख चुके हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए जरूरी हैं, क्योंकि मनुष्य केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार, आज़ादी आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के निम्न मापदंडों को अपनाया गया है। कौन कौन से हैं, आओ बात कर लेते हैं। लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु, यानी ज़्यादा जिएं और स्वस्थ जिएं। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो फीमेल की है 70 वर्ष और मेल यानी पुरुषों की है 67 वर्ष। अब ऐसा भेदभाव क्यों? तो देखो, एक तो क्या करते हैं, मेल नशा करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, या किसी कारणवश बाहर जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसकी वजह से। एक भी कारण है कि वो अपनी टेंशन किसी को नहीं बता पाते, तो अंदर ही अंदर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। महिलाएं क्या होती हैं कि आई बात वो कह के उड़ा दी और इस तरह से वो टेंशन रिलीज कर लेती। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन भारत की ये सच्चाई है कि फीमेल ज़्यादा जीती हैं और मेल थोड़ा कम जीते हैं, जीवन प्रत्याशा की कम। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना अधिक विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। तो भैया हमारे भारत की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, सब लोग शिक्षित नहीं हैं, बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, बहुत सारे शिक्षित भी हैं, लेकिन हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। तो आय को भी महत्व दो, लेकिन राष्ट्रीय आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक इंसान कितना कमाता है। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देशों को विकसित देश नहीं माना जा सकता है। तो कई वर्षों के अध्ययन के बाद यूएनडीपी ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया। 53 देशों को उच्च मानव विकास श्रेणी में, 84 देशों को मध्यम मानव विकास श्रेणी में तथा 26 देशों को मानव विकास की निम्न स्तर पर रखा गया है। तो यूएनडीपी किस तरह से विकास विश्व बैंक से अलग मतलब कि मापदंड रखे हुए ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
हम औसत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। औसत आय इतनी है, देश की औसत जीडीपी इतनी है, हमारे फैमिली की औसत स्वास्थ्य आयु इतनी है, हमारी औसत जीवन प्रत्याशा इतनी है। हम औसत औसत बहुत सुनते हैं, तो हम औसत का प्रयोग करते हैं। इन प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर सुस्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पूछा गया कि हम औसत औसत तो चिल्लाते हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, यानी कि इसमें कोई कमी है? तो बिल्कुल है, और उदाहरण से बता देना है। चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा। तो अगर मज़ा आ रहा है तो मुझे बताएं कि कितना मज़ा आ रहा है, और क्या आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी बताएं। औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र का अनुमान विभिन्न स्तरों पर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त करते हैं, किंतु देश के विकास स्तर को जानने के लिए प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, जो औसत के माध्यम से ही निकाली जाती है। इससे हम एक देश के विकास के स्तर का पता इससे हमें एक देश के विकास के स्तर का पता चलता है। किंतु औसत का प्रयोग करने में कई समस्याएं थी। अब आप इसको पॉइंट वाइज बना लोगे। पहले ये हो गया कि क्यों प्रयोग करते हो, तो यहाँ तक पैरा हो गया। फिर आप बताओगे सीमाएं, तो पॉइंट वाइज सीमाएं लिख लेना। क्या सीमाएं? औसत में किसी भी चीज़ का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसमें असमानताएं छिपी होती हैं। उदाहरण, अब तीसरा पॉइंट, अब फिर पैरा चेंज करके लिख देना। उदाहरण, किसी देश में रहने वाले 4 परिवारों में से 3 परिवार 500 रुपये कमाते हैं। 3 परिवार हैं, उनमें से 500 रुपये कमाते हैं, तथा एक परिवार 48,000 रुपये कमा रहा है। तो चारों परिवारों की मतलब 3 परिवार तो गरीब हो गए। जबकि एक दूसरा देश है, उसमें सभी परिवार 9,000 10,000 के बीच कमाते हैं। दोनों देशों की औसत आय समान है, किंतु एक देश में अधिक असमानता बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता है, जबकि दूसरे देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान स्तर के हैं। इस प्रकार औसत तुलना के लिए तो उपयोगी है, किंतु इसमें असमानता छिप जाती है। इससे यह पता नहीं चलता कि यह लोगों में किस तरह से वितरित है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आपको भी समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने कहा कि हमारी प्रेजेंट जो है वो 72% है, 76% है। अब वो मैं 76 ही दिन गई हूँ क्या पूरे टाइम, मतलब कि, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में वो चीज़ें कभी कभी समस्याएं अपन ने ऊपर देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? तो आओ देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आइए बात करते हैं। यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार, आज़ादी इत्यादि अन्य लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के विकास के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अलावा अन्य लक्षणों को भी देखते हैं। जैसे चयनित राज्य यानी कि पंजाब, केरल, बिहार की एक क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे दी गई है शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और 1 से 5 का निवल उपस्थित अनुपात। अब ऊपर इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर क्या दिखाती है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थित अनुपात ये दिखाता है 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तालिका 1.1 ऊपर बनी हुई है, 1.1, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बताई गई कि पंजाब 26,000 है, 2002 और 3 के आंकड़े हैं, 2011-12 के आंकड़े यूज करने चाहिए वैसे। अब केरल की 22,000 है और बिहार की केवल 5,000 है। तो बिहार की बहुत ही बुरी कंडीशन है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। तो तालिका 1.1 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार पंजाब की प्रति व्यक्ति आय केरल और बिहार से ज़्यादा है, बिल्कुल है। इस प्रकार यदि आय को विकास का मापदंड माना जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक
और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। किंतु तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि केरल में शिशु मृत्यु दर पंजाब से बहुत कम है, जबकि पंजाब में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इस प्रकार केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम। इस प्रकार केवल प्रति व्यक्ति आय का ही विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता है। अन्य मापदंड जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य आदि को देखें तो केरल की स्थिति पंजाब से बेहतर है। तो ये दिख रही थी ना, देखो कि शिशु मृत्यु दर तो केरल में बहुत कम है, जबकि पंजाब में 49 बच्चे मर जाते हैं और इधर पे बिहार में तो 60 मर जाते हैं। साक्षरता दर तो 70% है पंजाब की, और इसकी तो उससे बिहार की तो उससे भी कम है, केवल 47% है। तो साक्षरता दर कितनी, केरल की साक्षरता दर भी 90 से ज़्यादा है। अब ये अनुपात देखा जाए तो ये भी अच्छा है, तो इस वजह से कहा गया है ए। ऊपर की सारी व्याख्यापन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं। भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा के वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प इंजन जिसमें कोयले का प्रयोग होता है, रेल और उद्योगों में काम में लाया जाता है। दूसरा है खनिज तेल का भी हम यूज करते हैं। खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाज़ों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैसों को पाइप के सहारे एक दूर के स्थान पर पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। चौथा है जल विद्युत। यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। पांचवा है ऊर्जा के अन्य स्रोत। ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा है। ये सभी स्रोत नवीकरणीय जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं। ऊर्जा के अधिकांश परंपरागत साधनों का प्रयोग लंबे समय से हो रहा है। ये सभी स्रोत अनवीकरणीय हैं, अर्थात एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हुए। आने वाले 50 वर्षों में ये संसाधन यदि इसी तरह इस्तेमाल किए जाते रहे तो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह। यदि हम इन संसाधनों को बचाना चाहते हैं तो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय संसाधनों को खोजकर उनका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मतलब कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को अनदेखा करके करेंगे ना विकास, तो वो आगे तक नहीं लेके जा पाएगा। तो धारणीयता को इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। आंसर है धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। यदि हम विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर रहे और भावी पीढ़ी के संसाधन बचे रहें। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल तो लें। पहले सवाल कह रहा है धरती के पास सब लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक ही व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन है गांधी जी का। तो आइए बात करते हैं इस पर। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तभी संसाधन बन जाते हैं जब ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि मनुष्य
बुद्धिमत्ता से संसाधनों का प्रयोग करे तो वह अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यदि संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए तो इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जा सकता है। किंतु यदि इन संसाधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाए तो हो सकता है कि ये एक व्यक्ति के लाभ को भी पूरा ना कर पाए। यदि इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। अनवीकरणीय संसाधन जो सीमित हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने पर वे खत्म हो जाते हैं, उनका प्रयोग सोच समझ कर करना होगा। इनका प्रयोग करते समय हमें आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार उपरोक्त कथन से हम यह सीख निकालते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाए, ना कि निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। इस वजह से इनका सोच समझ कर ही हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आसपास देखे हों। जो आपने अपने आसपास देखे हों। तो आंसर है कूड़े कचरे और अवांछित गंदगी से जल, वायु और भूमि को दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में गिरावट के बहुत से उदाहरण हैं जिनमें निम्नलिखित हैं। जल प्रदूषण, नदियों, झीलों, समुद्रों में बहाए गए कूड़े कचड़े या औद्योगिक अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं। इसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जलीय जीव मर जाते हैं। जहाज से रिसने वाले तेल से जीवों को हानि होती है। दूसरा, वायु प्रदूषण, कारखानों के धुएं तथा मोटर वाहनों के धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। इससे मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन दोनों को ही हानि होती है। तीसरा है भूमि प्रदूषण, भूमि पर कारखानों द्वारा, घरों या अन्य स्रोतों द्वारा कूड़ा कचरा आदि फेंकने से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कृषि क्षेत्रों में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तथा ये उर्वरक भूमि को प्रदूषित करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों का दुरुपयोग, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण में गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ तो मेरा बचपन जहाँ गुजरा है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे अब कट गए। अब तालिका है एक, क्या है तालिका है एक, तालिका 1.6 में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे है। एक बार इस तालिका को अच्छे से देख लो बेटा। श्रीलंका, प्रति व्यक्ति आय देख लो कि कितनी की स्कीम है, हमारे की सबकी देख लो, ठीक है। जन्म के समय संभावित आयु कितनी है, साक्षरता दर सबकी कितनी है, ठीक है। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन कितना है, HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्रमांक कितना है, तो ये सब देख लो। अब टिप्पणी, HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ऊपर दी गई तालिका HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 170 देशों में से है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना कितना है कि मतलब वो कितना जी सकता है। दूसरा, तीनों स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग। चौथा है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश के समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। तो अब आंसर है तालिका 1.6 में विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों को विकास की अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, संभावित आयु, साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक क्रमांक का मापदंड बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर और म्यांमार सबसे नीचे है। जन्म के समय संभावित आयु के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर और म्यांमार सबसे नीचे है। साक्षरता दर क्षेत्र में भी
श्रीलंका सबसे ऊपर और बांग्लादेश सबसे नीचे है। सकल नामांकन अनुपात के आधार पर श्रीलंका सबसे ऊपर तथा पाकिस्तान सबसे नीचे है। मानव विकास सूचकांक के क्रमांक में भी श्रीलंका का स्थान विश्व में 93 नंबर पर है, जो कि तालिका में दिए गए सभी देशों से ऊपर है, तथा नेपाल 148वें नंबर के साथ सबसे नीचे है। लेकिन श्रीलंका की ये पोजीशन पिछले साल बदल गई जब इधर अकाल आया, लेकिन क्योंकि हमारे बुक में यही वाले आंकड़े हैं तो हमें इन्हीं आंकड़ों के आधार पर चलना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में नीचे दी गई तालिका में भारत में अल्पपोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय: केरल पुरुष 22 और महिलाएं की 19, कर्नाटक में 36 और महिलाओं की 38, मध्य प्रदेश में पुरुषों की 43 और महिलाओं की 42, सभी राज्यों की 37 और 36 है। तो आगे केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर की तुलना करनी है। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों की जो पोषण स्तर है यानी कि खान पान है उसका अपन को तुलना करना है। दूसरा, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्पपोषित हैं, क्यों? यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ है। अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। चलो कर लेते हैं, आंसर देखते हैं। पहला अंतर स्पष्ट करना था। उपरोक्त आंकड़े केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दर्शाते हैं। इसके अनुसार केरल में 22% पुरुष और 19% महिलाएं अल्पपोषित हैं, मतलब कि उनका अच्छे से खान पान नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में 43% पुरुष और 42% महिलाएं अल्पपोषित हैं, मतलब उन्हें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है मध्य प्रदेश में अधिक लोग अल्पपोषित हैं। दूसरा पूछा गया था, देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद देश के 40% लोग अल्पपोषित हैं, मतलब उन्हें पूरा पोषण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी भी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये व्यक्ति इतनी भी नहीं कमा पाते हैं कि उनके लिए अपने लिए 2 समय का खाना प्राप्त कर सकें, इसलिए देश में अनाज उपलब्ध होने के बावजूद उसे खरीद नहीं पाते हैं और अल्पपोषित रहते हैं। अब ये परियोजन कार्य है, एक ही क्वेश्चन है तो पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के विकास के विषय में चर्चा के 3 भिन्न वक्ताओं को आमंत्रित कीजिए। अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी जवाबों को उनसे पूछिए। इन विचारों के समूह में चर्चा कीजिए। प्रत्येक समूह का एक दीवार चार्ट बनाएं जिसमें कारण सहित उन विचारों का उल्लेख हो जिनसे आप सहमत अथवा असहमत हैं। विद्यार्थी इस चार्ट को स्वयं करें तो इससे बहुत अच्छा होगा, आपकी पर्सनल होलिस्टिक ग्रोथ होगी। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 2 देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।